प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। चीन में सब कुछ ठीक नहीं है। कम से कम जो जानकारी इस समय आ रही है उससे तो यही लगता है सेंसरशिप इस देश में हमेशा से बड़ा विषय रही है। एक बार फिर यह देश में हावी होती नजर आ रही है। चीन ने बेरोजगारी के आंकड़े को जारी करने से रोक दिया है। माना जा रहा है कि बढ़ती बेरोजगारी ने देश की रफ्तार पर रोक लगा दी है। पहले से ही घटती जनसंख्या से परेशान चीन अब बेरोजगारी की वजह से भी चिंतित है। सरकार के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी कर नए फैसले की पुष्टि की गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (NBS) ने कहा है कि इस महीने अब बेरोजगारी डेटा को जारी नहीं करेगा। उसका कहना है कि वह इस बात पर फिर से विचार करेगा कि बेरोजगारी दर को किस तरह से मापा जाए। जून में 16 से 24 वर्ष की आयु के शहरी श्रमिकों की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 21.3% पर पहुंच गई है। जुलाई में कुल बेरोजगारी 5.3% थी, जो जून से 0.1% अंक अधिक थी। NBS के प्रवक्ता फू लिंगुई ने कहा है कि रोजगार की स्थिति आमतौर पर स्थिर है। विशेषज्ञों की माने तो चीन में जो कुछ हो रहा है या फिर जो खबरें वहाँ से आ रही हैं उससे तो यही पता लगता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है। लिंगुई ने कहा है कि अर्थव्यवस्था और समाज में लगातार बदलाव आ रहा है। ऐसे में सांख्यिकी के काम को भी तुरंत सुधारना होगा। उन्हें संकेत दिया है कि साल 16 से 24 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या में वृद्धि ने बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रभावित किया है, लेकिन चीन ने कभी भी कॉलेज जाने वाले या फिर अंडर ग्रेजुएट छात्रों को बेरोजगार नहीं माना जा रहा है। चीन ने साल 2018 से युवा बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करना शुरू किया। अभी चीन की तरफ से गांवों में रोजगार की स्थिति पर कोई भी डेटा जारी नहीं होता है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर रोक लगाने का सरकारी फैसला तुरंत चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर ट्रेंड करने लगा। एक यूजर ने कहा कि अपना मुंह छिपाने से और आंखें बंद करने से क्या सच में समस्याएं खत्म हो जाएंगी? लचीले, धीमे और मुक्त रोजगार के साथ सिर्फ 1 घंटे काम करने का मतलब है कि आप बेरोजगार नहीं हैं। सांख्यिकी ब्यूरो की तरफ से आए आंकड़ों को गंभीरता से मत लीजिए। एक और पोस्ट में एक यूजर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब तक मैं इसकी घोषणा नहीं करता तब तक कोई भी बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़ों की से जुड़ी यह घोषणा तब हुई है जब देश में महामारी के बाद आर्थिक सुधार बहुत ही धीमा है। आइए हम मोदी जी के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की आखिरी में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाद ग्रीस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा को भारत ग्रीस संबंधों में मील का पत्थर बताया जा रहा है। 1983 के बाद पीएम मोदी ग्रीस जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले इंदिरा गांधी ग्रीस दौरे पर गई थी। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा के कई निहार्थ निकाले जा रहे हैं। इसे भूमध्य सागर में भारत की बढ़ती दिलचस्पी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ साल से भारतीय नौसेना भूमध्य सागर में अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों की रणनीतिक तैनाती भी कर रही है। इसके अलावा भारत का यूरोपीय देशों से होने वाला व्यापार में भी ग्रीस एक गेटवे के तौर पर काम कर सकता है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत के शिपमेंट को तेजी से यूरोपीय देशों में पहुंचाने के रास्ते पर भी चर्चा हो सकती है। भारत का लक्ष्य अपने शिपमेंट को तेजी से यूरोप भेजने के लिए चाबहार बंदरगाह के बजाय अपने पीरियस बंदरगाह के उपयोग का पता लगाना है। पीरियस बंदरगाह भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है। अगर भारतीय मालवाहक जहाज भारत के पश्चिमी तट से अदन की खाड़ी, लाल सागर और सुएज नहर के रास्ते भूमध्य सागर में प्रवेश करें तो पीरियस यूरोपीय देशों के सबसे नज़दीकी बंदरगाह साबित हो सकता है। ग्रीस से भारतीय माल अल्बानिया, मैसेडोनिया और बुल्गारिया के रास्ते बाकी यूरोपीय देशों तक आसानी से पहुंच सकता है। ग्रीस के पीरियस बंदरगाह पर वर्तमान में चीन का कब्जा है। इस बंदरगाह का अधिकांश स्वामित्व चीनी शिपिंग कंपनी कॉस्को के पास है। 2020 में कॉस्को के पास पीरियस बंदरगाह की 67% हिस्सेदारी थी। ऐसे में चीनी कंपनी से इस बंदरगाह को हथियाना भारत के लिए मुश्किल कदम हो सकता है। हालांकि कई भारतीय कंपनियां भी अलग अलग देशों में बंदरगाहों का संचालन करती है, जिन्हें ऐसे काम का बड़ा अनुभव है। इसराइल के हाइफा बंदरगाह की बोली को भला कैसे कोई भूल सकता है। इस बंदरगाह के स्वामित्व के लिए भारत की एक प्रमुख कंपनी ने ऐसी बोली लगा दी कि दुनिया की कोई भी कंपनी टक्कर नहीं दे सकती थी। ऐसे में अगर ग्रीस और भारत चाहते तो पीरियस बंदरगाह से चीनी कंपनी का बोरिया बिस्तर समेटा जा सकता है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को यूरोपीय देशों में भारतीय शिपमेंट के गेटवे के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा चाबहार को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के कार्ड के रूप में भी देखा जा रहा था। भारत की रणनीति चाबहार के जरिए अफगानिस्तान तक सड़क और रेलमार्ग के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की थी। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे ने भारत की इस परियोजना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इसके बावजूद भारत ये उम्मीद जता रहा है कि चाबहार का इस्तेमाल यूरोप में व्यापार के लिए किया जा सकता है। लेकिन ताज़ा भू राजनीतिक हालात ने भारत के सपने पर भी पानी फेर दिया है। भारत ईरान से होकर आर्मीनिया के जंगेजुर कॉरिडोर के रास्ते यूरोपीय देशों तक अपने माल को पहुंचाना चाहता था। अब ताज़ा हालात ये है कि अजरबैजान हर कीमत पर आर्मीनिया के जंगेजुर कॉरिडोर पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। चूँकि अजरबैजान की सेना आर्मीनिया के मुकाबले काफ़ी ताकतवर है, ऐसे में भारत को अपनी भारी भरकम निवेश को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। अगर जंगेजुर
कॉरिडोर अजरबैजान के हाथ लगता है तो भारत के चाबार को इस्तेमाल करने की वजह खत्म हो जाएगी। इस कारण भारत पहले से ही विकल्प के तौर पर ग्रीस के पीरियस बंदरगाह को लेकर बातचीत करने की कोशिश में जुटा है। आइए हम पाकिस्तान में ईस्ट निंदा के बारे में बात करें। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईस्ट निंदा के आरोपों में बुधवार को कई गिरजाघरों में तोड़फोड़ की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी है। डॉन.com ने जलानवाला तहसील के पादरी इमान भट्टी के हवाले से बताया कि फैसलाबाद के जलानवाला जिले के ईशा नगरी इलाके में स्थित साल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, एलाइड फाउंडेशन चर्च और सहरूनवाला चर्च में तोड़फोड़ की गई। भट्टी ने कहा कि इस निंदा के आरोपी ईसाई सफाई कर्मी का घर भी ढा दिया गया। पंजाब पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रही है, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। डॉन.com ने अनवर के हवाले से कहा है कि क्षेत्र में संकरी गलियां जिनमें 2 से 3 छोटे मरला गिरजाघर स्थित हैं और एक मुख्य चर्च है, उन्हें गिरजाघर के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की है। अधिकारी ने कहा कि शांति समितियों के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी है और पूरे प्रांत में पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है। अनवर ने कहा कि इस इलाके के सहायक आयुक्त ईसाई समुदाय के सदस्य हैं और उन्हें भी लोगों के विरोध के बाद वहां से हटा दिया गया है। ईसाई नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस बुकदर से बनी रही। चर्च ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष बिशप आज़ाद मार्शल ने कहा कि बाइबल का अपमान किया गया और ईसाइयों पर पवित्र कुरान का उल्लंघन करने का झूठा आरोप लगाया गया तो उन्हें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक बयान पोस्ट कर कहा, हम कानून प्रवर्तन और न्याय दोनों देने वालों से न्याय और कार्रवाई की मांग करते हैं और सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इस बात का यकीन दिलाया जाए कि हमारी अपनी मातृभूमि में हमारा जीवन मूल्यवान है, जहाँ अभी अभी स्वतंत्रता आज़ादी का जश्न मनाया गया है। बिशप मार्शल ने कहा कि सभी पादरी, बिशप और आम लोग इस घटना से बेहद दुखी और व्यथित हैं। पूर्व सेनेटर अफरासियाब खट्टक ने घटना की निंदा की और मांग की कि दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी राज्य इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के पूजा स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है। धर्म के नाम पर किए गए अपराधों के लिए छूट ने चरमपंथियों और आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया है। पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर अक्सर निंदा के आरोप लगाए जाते रहे हैं और कुछ पर कठोर इस निंदा कानून के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा भी दी गई है। आइए चीन से एक और खबर जो आ रही है उसके बारे में बात करें। चीन की जनसंख्या और विकास अनुसंधान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार चीन की प्रजनन क्षमता 2022 में रिकॉर्ड नीचे स्तर पर 1.9 पर आ गई है। दरअसल बीजिंग देश की जन्म दर में गिरावट को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों में चीन की प्रजनन दर अब सबसे कम है। दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर के साथ चीन में पहले से ही दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर है। 6 दशकों में पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में बीजिंग लगातार वित्तीय प्रोत्साहन और बेहतर बाल देखभाल सुविधाओं सहित जन्म दर को बढ़ाने के उपाय कर रहा है। चीन का कहना है कि वह जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा। आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए मध्यम प्रजनन क्षमता स्तर बनाए रखने का प्रयास करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि लैंगिक भेदभाव और अपने बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं की पारंपरिक रूढ़िवादिता अभी भी पूरे देश में व्यापक है। इसलिए बच्चों की देखभाल की ऊंची लागत और बच्चा पैदा करने के बाद करियर के सीमित विकल्पों के कारण कई महिलाएं बच्चे पैदा करने से कतराती हैं। इसके अलावा देश के अधिकांश जगहों पर अभी भी पितृत्व अवकाश सीमित है। हांगकांग के परिवार नियोजन एसोसिएशन का कहना है कि विशेष चीनी प्रशासनिक क्षेत्र में निसंतान महिलाओं का प्रतिशत 5 साल पहले से 4 गुना बढ़कर पिछले साल 43.2% हो गया। इसके सर्वेक्षण के अनुसार 1 या 2 बच्चों वाले जोड़ों के अनुपात में भी कमी आई है और प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 2017 में 1.3 से गिरकर पिछले साल 0.9 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। पाकिस्तान में अंतरिम सरकार के एक फैसले ने देश की जनता के बीच हाहाकार मचा दिया है। आज़ादी के जश्न के बाद सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का तोहफा देशवासियों को दे दिया है। वैश्विक तेल दरों में वृद्धि के बीच कार्रवाई सरकार ने अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 20 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। यह पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। वित्त विभाग की तरफ से इस इजाफे का ऐलान मंगलवार को एक बयान जारी कर दिया गया है। फैसला तब किया गया है जब पिछले दिनों पाकिस्तान ने रूस से आयात होने वाले तेल पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में नए ऐलान के बाद पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल HSD में 20 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई कीमतें 16 अगस्त से प्रभावी हैं। नई कीमतों के बाद पेट्रोल 290.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल 293 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। इससे पहले 1 अगस्त को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें में 19 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ऐसा किया गया है। नई कीमतों के बाद देश में महंगाई के आसमान छूने की संभावना है। मई के महीने में पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड 38% पर पहुंच गई थी। घोषणा 31 जुलाई को होने वाली थी, मगर उस समय सरकार ने इस पर रोक लगा दी। अधिकारियों ने तब कहा था कि महंगाई के बोझ से मारे हुए लोगों को पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखकर ऐसा फैसला लिया गया है।
पूर्व वित्त मंत्री इशहाक डार ने 12 अगस्त को अपनी सरकार के भंग होने पर वित्त मंत्री के रूप में आखिरी बार इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे को रोकना नहीं जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तानी दरों में पेट्रोलियम विकास लेवी लगाने पर IMF मंजूर हो गया था। पाकिस्तान इस समय बेहद खराब दौर में है। अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों का कहना है कि कई साल के बैड फाइनेंस मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में पहुंच गई है। साथ ही कोविड-19 महामारी, वैश्विक ऊर्जा संकट, पिछले साल आई बाढ़ की वजह से हालत बद से बदतर हो गए हैं। सितंबर 2022 में आई बाढ़ की वजह से देश का एक तिहाई हिस्सा डूब गया था। पिछले महीने पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $3 अरब का अतिरिक्त समझौता किया है। माना जा रहा है कि इस देश को बढ़ते विदेशी कर्ज से अस्थायी राहत मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।